वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ कई बच्चे के होते हैं, यानी कि जिसको प्रिपरेशन करते हुए 2 से यानी दोस्तों ढाई साल हो गया, यानी कि दोस्तों प्रिपरेशन के लिए बहुत समय हो गया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन उसको बिल्कुल ईजी लगेंगे और दोस्तों दोस्तों पहला या सेकंड अटेम्प्ट है उसको ये क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो याद रखना आपकी एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लेवल के ही हैं। ये दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ सभी क्वेश्चन यानी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो हमारी एयरफोर्स की एग्ज़ाम होती हैं उसके अंदर अधिकतर जो हमारी पीएमटी के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो ही आपकी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं जो पीएमटी के क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में वही आपके लिए इंक्लूड करता हूं। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए अपन शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चादर के लिए एक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम होता है। दोस्तों यानी कि आपको 4 चादर दी हुई हैं और आपको पूछा गया है कि पहली चादर है तांबे की, दूसरी है गोल्ड की, तीसरी है बेरिलियम की, चौथी है लेड की। तो दोस्तों यदि इन पर एक्स किरणें आपतित करवाई जाती हैं तो आपको बताना है कि कौन सी चादर के द्वारा एक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम होगा। तो दोस्तों जो मोसले का नियम है वो याद रखना क्या कहता है कि कोई चादर है उसके द्वारा जो एक्स किरणों का अवशोषण होता है, यानी कि अवशोषित की गई एक्स किरणों की जो आवृत्ति होती है वो समानुपाती होती है जेड स्क्वायर के। यानी दोस्तों जो चादर होती है जिस धातु की बनी होती है और उस धातु का मान लेते परमाणु क्रमांक ए जेड है, तो उसके द्वारा जो अवशोषित एक्स किरणों की जो आवृत्ति हो जाएगी वो समानुपाती होती है जेड स्क्वायर के। तो दोस्तों जिसके लिए जो जेड है यानी कि का मान सर्वाधिक होगा उसके लिए एक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो लेड होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 82 होता है, सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79 होता है और कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 व बेरिलियम का 4 होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो सर्वाधिक परमाणु क्रमांक होता है वो लेड का होता है 82। तो इस कारण 82 का परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण इसका जो एक्स किरणों का अवशोषण होगा इसके द्वारा अधिकतम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी स्रोत से जुड़े हुए एलसीआर परिपथ का कौन सा अवयव ऊर्जा व्यय करता है। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एसी स्रोत है उससे एलसीआर परिपथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक प्रेरकत्व है और एक संधारित्र व एक प्रतिरोध यानी आर जुड़ा हुआ है। तो कौन से अवयव के द्वारा ऊर्जा व्यय होता है, यानी कि वो बताना है कि कौन सा अवयव ऊर्जा की हानि करता है। तो दोस्तों याद रखना जो ऊर्जा व्यय का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा व्यय उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर कोस फाई होता है। तो इस फॉर्मूले में फाई का मान होता है दोस्तों वो क्या होता है फेज डिफरेंस है, यानी वी एवं आई एवं वी के मध्य जो कलांतर होता है उसका मान होता है फाई। दोस्तों हम जानते हैं जो एल के लिए जो कलांतर होता है यानी आई और वी के अंदर फेज डिफरेंस होता है वो पाई/2 होता है, सी के लिए भी पाई/2 होता है, वो आर के लिए होता है 0। यानी कि प्रेरकत्व होता है उसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो धारा से पाई/2 कलाम में आगे होता है, संधारित्र में धारा यानी वोल्टेज पाई/2 कलाम में पीछे होता है धारा से, बल्कि प्रेरकत्व में दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो इनके लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो क्रमशः पाई/2 एवं 0 होता है। दोस्तों इन तीनों का मान इस इक्वेशन में अपन रखते हैं तो एल और आर के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है उसका मान हमें 0 प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों कोस पाई/2 का मान कितना प्राप्त होता है 0। और बल्कि प्रतिरोध के लिए देखते हैं तो दोस्तों वो हमें ऊर्जा व्यय प्राप्त होती है आई स्क्वायर आर, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। तो प्रतिरोध के लिए जो ऊर्जा व्यय हो जाएगी वो जाएगी आई स्क्वायर आर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कि दोस्तों हमारा जो प्रतिरोध होता है केवल उसी के द्वारा ऊर्जा व्यय होता है, बल्कि जो प्रेरकत्व और संधारित्र के द्वारा जो ऊर्जा व्यय होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसका जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई/2 होता है। वो पाई/2 होने के कारण जो कोस पाई का मान होता जाता है कोस पाई/2 का मान 0 जाता है। तो इस कारण ऊर्जा व्यय का मान भी हमारा 0 जाता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति का मान होता है। यानी दोस्तों हमारा जो फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके लिए आपको बताना है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना
जो हमारा लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है उसके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। बल्कि दोस्तों हमारा जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो 1 से कम एवं 0 से अधिक होता है। 1 से कम एवं 0 से अधिक। और दोस्तों हमारा जो अनुचुंबकीय यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है उसके लिए जो प्रतिचुंबकीय यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो 0 से भी कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। अनुचुंबकीय के लिए 1 व 0 के मध्य होता है, वो प्रतिचुंबकीय के लिए 0 से कम होता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग्म में सामान्यतः एंटीमनी और बेस्मथ का उपयोग किया जाता है क्योंकि, यानी दोस्तों आपको बताना कि जो ताप विद्युत युग्म होता है उसके अंदर अपन एंटीमनी और बिस्मथ का उपयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों याद रखना, जो ताप विद्युत युग्म होता है वो हमारा जो सीबेक प्रभाव होता है उस पर आधारित होता है, यानी जो सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। और सीबेक श्रेणी के अंदर दोस्तों जो धातुएं शामिल होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिनके लिए यानी दोस्तों जो धातु उच्चतम तापीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं, यानी हाइयर थर्मल ईएमएफ प्रोड्यूस करती हैं, वही हमारी सीबेक श्रेणी में यानी धातुएं शामिल होती हैं। तो इस कारण जो एंटीमनी और बिस्मथ हैं वो सीबेक श्रेणी में शामिल होती हैं और इसी कारण ताप विद्युत युग्म में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोबारा से बता देता हूँ, जो ताप विद्युत युग्म होता है वो सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है, यानी जो सीबेक श्रेणी होती है उनके अंदर जो धातुएं शामिल होती हैं वो होती है हमारी एंटीमनी और बिस्मथ। और इसमें कौन सी धातुएं शामिल होती हैं, उनका जो वही धातुएं इनमें शामिल होती हैं जिनके लिए उच्चतम यानी जो उच्चतम तापीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं, यानी जो एंटीमनी और बिस्मथ हैं वो दोनों हायर थर्मल ईएमएफ प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको सीबेक श्रेणी में शामिल किया गया है। और सीबेक श्रेणी में शामिल होने के कारण इनका ताप विद्युत युग्म में उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि दो संधारित्र हैं उनकी जो धारिता है वो समान है, मान लेते हैं CC है। दोस्तों इनको पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इनकी दोस्तों जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 2C, क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम में जो धारिता होती है वो C1 + C2 होती है। फिर इसको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसको तुल्य धारिता हो जाएगी, वो जाएगी C/2। यानी दोस्तों हम जानते हैं तुल्य धारिता में जोड़ने पर 1/C1 + 1/C2 जाता है 1/Ck। तो दोस्तों इनकी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता इतनी जाएगी, श्रेणी क्रम में इतनी। दोस्तों इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, यानी 2C के अंदर C/2 का अपन डिवाइड करते हैं तो C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 4, यानी 4:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवर्तियाँ तथा असमान आयामों तथा π/2 कालांतर की दो आयताकार सरल आवर्त गतियों का परिणामी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि दो सरल आवर्त गति दी हुई हैं, उनकी आवर्तियाँ समान है, आयाम डिफरेंट है एवं जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। तो आपको बताना है कि इनका जो परिणामी आवर्ती होगी वो कौन सी होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारी जो पहली सरल आवर्ती गति की इक्वेशन है वो x1 = मानते हैं a1 sin ωt है। तो दोस्तों यदि अपन x2 का मान निकालते हैं तो दोस्तों में दिया हुआ है आयाम असमान है, तो यानी कि पहले का यदि आयाम a1 है तो दूसरे का हो जाएगा a2, यानी अलग अलग है। दोस्तों आवर्ती समान दी हुई है तो आवर्ती यानी ωt ही, यानी कि ओमेगा ही रखेंगे अपन। और फेज डिफरेंस दिया हुआ है π/2, यानी कि दोस्तों कालांतर π/2 है तो इसमें जोड़ देंगे π/2। अब दोस्तों यदि अपन x2 का मान ये भी लिख सकते हैं a2 cos ωt, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं sin ωt + π/2 जो इक्वल होता है वो cos ωt की होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि अपन आगे सोल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 से अपन प्राप्त करते हैं जो sin ωt है वो हमारा प्राप्त होता है x1/a1 में प्राप्त होता है। और इसी प्रकार इक्वेशन 2 से दोस्तों अपन cos ωt = निकालते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो x2/a2 प्राप्त होता है, क्योंकि sin ωt निकालेंगे तो x1/a1 प्राप्त होगा और cos ωt निकालेंगे तो x2/a2 प्राप्त होगा। दोस्तों अब इन दोनों इक्वेशन को वर्क करके अपन जोड़ देते हैं तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों में प्राप्त हुई इक्वेशन वो है cos ωt = में प्राप्त हुआ था x2/a1
A2 और जो साइन ओमेगा टी हमें प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था x1 अपॉन में A1। दोस्तों इन दोनों का स्क्वायर करके अपन जोड़ते हैं तो अपन इस वाले यानी कि दोस्तों हमारा जो लेफ्ट टर्म है उसके अंदर देखते हैं कि जो हमारा कोस ओमेगा टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1 हो जाएगा, तो ये तो जाएगा 1 और इक्वल में इनका स्क्वायर करके अपन जोड़ेंगे तो हो जाएगा x2 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों यदि अपन लेफ्ट वाले टर्म में इनको अपन स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान हो जाएगा हमारा 1 और हमारा राइट वाले टर्म में देखते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। दोस्तों ये जो इक्वेशन आप देखते हो, ये जो इक्वेशन हमारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें इलिप्स की यानी दीर्घवृत्ताकार की। तो इसके कारण यदि समान आवर्ती एवं असमान आयाम की दो सरल आवर्त गतियों को जिनका फेज डिफरेंस π/2 हो, यदि उनका जो परिणामी अपन आवर्ती देखते हैं दोस्तों हमारी कौन सी प्राप्त होती है, दीर्घवृत्ताकार। यदि दोस्तों इनके आयाम समान दी हुई है तो यानी समान, यदि आयाम समान होते तो दोस्तों A1 और A2 का मान समान हो जाता, फिर ये जो हमारी इक्वेशन बन जाती वो बन जाती हमारी सर्किल की। लेकिन यहाँ पर आयाम असमान दिया हुआ है तो दोस्तों ये जो इक्वेशन में प्राप्त हुई है ये प्राप्त हुई है दीर्घवृत्ताकार की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है। यानी दोस्तों हमारा जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसके अंदर बताना है गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, कम होती है, अपरिवर्तित होती है या शून्य होती है। तो दोस्तों याद रखना जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पर यानी कि इंडिपेंडेंस होती है, यानी दोस्तों यानी पथ होता है उससे स्वतंत्र होती है। तो यानी कि यह जो आंतरिक एनर्जी होती है वो हमारा जो पथ होता है उसका प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु बस उन्हीं पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों हम देते हैं चक्रीय प्रक्रम में जो हमारा प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है दोनों समान होते हैं, तो इसके कारण जो आंतरिक ऊर्जा है दोस्तों उसके अंदर परिवर्तन जीरो जाएगा, यानी कि वह अपरिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वह पाथ पर डिपेंड नहीं करती बल्कि अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर डिपेंड करती है। और इसकी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति चक्रीय प्रक्रम में दोनों एक ही होती हैं, तो इनकी आंतरिक ऊर्जा भी यानी समान रहेगी, यानी कि उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा जीरो। तो याद रखना चक्रीय प्रक्रम में जो गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी होती है दोस्तों, अपरिवर्तित रहती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी डेरी आइस है। यानी दोस्तों हमारी जो शुष्क बर्फ होती है वो आपको बताना है वो कौन सी होती है, यानी बर्फ घन होती है या सोडियम क्लोराइड होती है या द्रवित नाइट्रोजन होती है, यानी दोस्तों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो याद रखना दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है वो कहा जाता है जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो CO2 होता है वो हमारी गैस अवस्था होती है। जब इसको दोस्तों ठंडा किया जाता है यानी लगभग -78 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा कर दिया जाता है तो दोस्तों डायरेक्ट यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके कारण इसको क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं शुष्क बर्फ यानी डेरी आइस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल चढ़ जाता है क्योंकि। यानी दोस्तों हमारी जो लालटेन होती है उसकी बत्ती के अंदर है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जो केरोसिन तेल होता है जब इसको अपन जलाते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ये ऊपर किस कारण चढ़ता है, तो याद रखना वो चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। यानी मिट्टी के पृष्ठ तनाव के कारण जो लालटेन की बत्ती होती है उसके अंदर जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप चक्कर लगा रहा है तो इसका कक्षीय वेग मुख्यतः निर्भर करेगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा पृथ्वी है उसके सतह के अत्यंत समीप एक कृत्रिम उपग्रह वो चक्कर लगा रहा है तो इसका जो कक्षीय वेग होता है v वो आपको बताना है किस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों याद रखना जो इसका कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है Gm/r और दोस्तों दूसरा फॉर्मूला होता है √gr। यानी कि दोस्तों यदि इसको यहाँ से r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो r² वाला फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण का बन जाता है और इनटू में r यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों इन दोनों फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि पहले फॉर्मूले में अपन देखते हैं तो यह हमारा जो पृथ्वी का द्रव्यमान है m एवं पृथ्वी की त्रिज्या दोनों पर डिपेंड करता है, न कि केवल
पृथ्वी के द्रव्यमान पर, न कि पृथ्वी की त्रिज्या पर। तो दोस्तों यानी कि इस फॉर्मूले से अपन इसका आंसर नहीं लगा सकते, बल्कि दूसरा फॉर्मूला अपन देखते हैं कि दोस्तों इसमें जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान निश्चित होता है 9.8 है। तो ये तो हमारा नियतांक हो गया। फिर अपन देखते हैं कि जो हमारा जो कक्षीय वेग होता है वो केवल त्रिज्या पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यह केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करेगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, न कि डी वाला। यानी कि यदि अपन द्रव्यमान देखते हैं कि दोस्तों यदि द्रव्यमान पर तो डिपेंड करती है, लेकिन उस समय में यह त्रिज्या के वर्गमूल के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन अपन इस फॉर्मूले से देखते हैं तो यह केवल यानी पृथ्वी की त्रिज्या पर ही डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर ही डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन होगा। इन दोस्तों आपको पूछा गया है कि कोई एक धावक है, वह आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और 40 सेकंड में दोस्तों वह एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो आपको बताना है 2 मिनट 20 सेकंड बाद, ये अपन कह सकते हैं दोस्तों 120 सेकंड प्लस 20 यानी 140 सेकंड बाद इसका विस्थापन है। दोस्तों 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है और 140 सेकंड बाद में पूछा गया है, यानी दोस्तों 2 मिनट और 20 सेकंड में 140 सेकंड होती हैं। दोस्तों पहले 40 सेकंड में वह एक चक्कर पूरा कर लेता है, अगले 40 सेकंड में यानी 80 सेकंड में 2 चक्कर पूरा कर लेता है, फिर अगले 40 सेकंड में यानी कि 120 सेकंड में दोस्तों वह कितने 3 चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि अपनी इसी स्थिति पर आ जाता है। फिर दोस्तों अगले 20 सेकंड में देखते हैं कि वह आधा ही चक्कर पूरा कर पाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो अगले 20 सेकंड में वह आधा चक्कर ही पूरा कर पाएगा, यानी कि जो इसका विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन के इक्वल, यानी कि इस डिस्टेंस के बराबर। तो दोस्तों ये डिस्टेंस हमारी डायमीटर के बराबर है, यानी डायमीटर होता है हमारा 2r। तो जो दोस्तों में पूछा गया इसका विस्थापन है, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 2r। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि दोस्तों कोई है वो दावक है, वो आर त्रिज्या के पथ पर 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो पहले 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेगा, दूसरे 40 सेकंड में दूसरा यानी 80 सेकंड हो गए, तीसरे 40 सेकंड में तीसरा यानी 120 हो गए। हमें निकालना है 140 में बचे 20 सेकंड, यानी दोस्तों अगले 20 सेकंड में वह केवल आधा चक्कर ही पूरा कर पाएगा, और आधे चक्कर के बाद अपन जानते हैं जो ये विस्थापन होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान है, यानी दोस्तों जो वैल्यू दी हुई है इसका मान पूछा गया है कि कितना होगा। दोस्तों यदि इसको हल करने के लिए सबसे पहले ए वेक्टर के साथ अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी दोस्तों याद रखना, जब कोई यानी क्वांटिटी है उसको यदि सेम क्वांटिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी दो समान सदिश राशियों का यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो यदि ए वेक्टर को ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों ए वेक्टर को अपन करेंगे मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा ए क्रॉस बी। फिर दोस्तों अपन करेंगे बी का करेंगे ए के साथ, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बी क्रॉस ए, प्लस का बी क्रॉस ए प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों अपन करेंगे बी का माइनस बी के साथ, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया। फिर दोस्तों यदि बी को बी से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी सेम क्वांटिटी को सेम के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसका मान होता है 0। दोस्तों आगे यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों ये मान हमारा नेगेटिव है, यदि ये नेगेटिव चिन्ह हटाएंगे तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, यानी माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के, और प्लस में हमें पहले से दिया हुआ है बी क्रॉस ए। तो दोस्तों यदि इसको आगे अपन सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2 फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो दोस्तों यानी कि ये जो मान हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो जो हमें मान प्राप्त होता है वो होता है 2 इंटू में बी क्रॉस इंटू ए क्रॉस का वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी पानी का तापमान 10 केल्विन से 40 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। इन दोस्तों दिया हुआ है 20 केजी पानी है, उसका जो तापमान है वो 2 केल्विन से 40 केल्विन तक बढ़ाया गया है, तो जो इसको रिक्वायर हीट होगी दोस्तों उसका मान बताना है कितनी होगी। दोस्तों रिक्वायर हीट का जो फॉर्मूला होता है, यानी टेम्परेचर बनाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MS डेल्टा टी। यहाँ पर M होता है दिए गए यानी जो द्रव्य है उसका मास, S होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा टी होता है हमारा टेम्परेचर में परिवर्तन।
तो दोस्तों एम का मान रखते हैं हमें 20 kg दिया हुआ है, तो 20 एस का मान दोस्तों केल्विन के अंदर तो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1 होती है यानी कैलोरी के अंदर। और दोस्तों यदि जूल के अंदर यदि आपको निकालनी हो तो वो होती है 4200, याद रखना। तो हमें एनर्जी का मान यानी पर जो हीट का मान है वो जूल में निकालना है, तो यहाँ पर इसकी विशिष्ट ऊष्मा का यानी रखा जाएगा 4200। फिर दोस्तों डेल्टा टी का यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले 10 था फिर किया गया है 40, यानी टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है 30 का। इसको यदि दोस्तों अपन मल्टीप्लाई करते हैं यानी 42 को 3 से व 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 252 प्राप्त होता है। और फिर 4 जीरो है तो हो जाएगा 10 की पावर 4। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2.52 गुणा 10 की पावर 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो कितनी हो जाएगी 2.52 इंटू 10 की पावर यानी 10 की पावर 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि का वेग ज्ञात करें यदि उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कोई तरंग है, यानी कि दोस्तों ध्वनि का वेग ज्ञात करना है यदि उसकी तरंग दैर्ध्य 10 मीटर हो और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है वो 32 हर्ट्ज हो। तो दोस्तों हम जानते हैं जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू लैम्डा, यानी आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो आवर्ती हमें दी हुई है 32 और तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 10 मीटर, तो इसका मान हो जाएगा 32 × 10 यानी 320 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यानी दोस्तों आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ए का क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ करते हैं। दोस्तों याद रखना किसी क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी के साथ यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है 0। तो यदि ए का ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो जाएगा हमारा 0। फिर ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन माइनस बी के साथ, तो हो जाएगा माइनस के ए क्रॉस बी वेक्टर। तो दोस्तों आगे करेंगे अपन बी का ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। तो दोस्तों फिर से आगे अपन क्या करेंगे बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी के साथ, यानी कि ये तो दोस्तों हो जाएगा माइनस का, लेकिन बी का बी के साथ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यानी दोस्तों सेम क्वांटिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाएगा हमारा 0। फिर यदि दोस्तों इसको आगे अपन सोल्व करते हैं तो यानी माइनस का ए क्रॉस बी है, इसको अपन लिख सकते हैं प्लस के बी क्रॉस ए। और दोस्तों आगे हमें प्लस में दिया हुआ है बी क्रॉस ए, इसको यदि अपन इज इक्वल टू में लिखेंगे तो दोस्तों हमारे यानी कि दो समान राशि हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 बी क्रॉस ए। यानी दोस्तों इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 kg पानी का तापमान 40 केल्विन से 10 केल्विन से 40 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि 20 ग्राम जल है, उसका टेम्परेचर यदि 10 केल्विन से 40 केल्विन किया जाता है तो हीट रिक्वायर्ड होगी वो बतानी है कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना तो रिक्वायर्ड हीट का जो फॉर्मूला होता है यानी कि जो आवश्यक ऊष्मा की होती है वो होती है MS डेल्टा टी होती है। दोस्तों यदि अपन देखते हैं कि m का मान हमें दिया हुआ है 20 kg और s का मान दोस्तों हम जानते हैं वो होता है हमारा जूल के अंदर होता है 4200, और यदि अपन इसको केल्विन के अंदर यानी कि किलो कैलोरी पर ग्राम अपन निकालते हैं तो वो होता है हमारा 1। तो यहाँ पर अपन यदि जूल में निकालना है तो अपन 4200 रखेंगे। तो दोस्तों m का मान हमें दिया हुआ है 20 kg, तो अपन इसको ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 20 × 10 की पावर 3, यानी कि दोस्तों 20 kg में कितने ग्राम होते हैं 20 × 10 की पावर 3। और S का मान अपन रखेंगे 4200, और डेल्टा टी का मान यानी दोस्तों टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है वो 30 का हो रहा है, यानी 10 से 40 केल्विन हो रहा है। तो यदि अपन इन सभी मानों का यदि सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2.52 × 10 की पावर 6। इन दोस्तों यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसको सोल्व कर लेना, यदि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मान यहाँ पर प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 10 की यानी 52 × 10 की पावर 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला।